अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। अच्छा, ये रियलाइजेशन मुझे हुई आज शो पे बैठते हुए कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीकेंड ऑफ 2024। आपको ये रियलाइजेशन अभी हुई है? यस। अच्छा, अभी इसलिए होनी है क्योंकि अभी आज आया है ना। व्हाट डू यू मीन? आपको तरसों हो गई थी? ऑफ कोर्स आज ही होनी थी ना भैया, आज 27 है और इसके बाद तो जब अगले वीकेंड पे हम होंगे तो अगला वीकेंड नए साल में दाखिल हो चुके होंगे। सर्टनली अगला वीकेंड होगा 3 जनवरी को। सो इसके बीच पता नहीं क्यों साल के आखिरी दिनों में ऐसा लगता है कि असल चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में, और ये साल शुरू में बहुत तेज़ी से जहाँ गुजरता है, आखिर में ऐसा लगता है क्योंकि एवरी डे देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू गो टू। इट इज़ अ वेरी बिजी टाइम ऑफ द ईयर। सो कोई शादी है, कोई सालगिरह है, कोई दावत है, कोई तकरीब है, कोई इनॉग्रेशन जो है, रह गई होती है ना लिटरली, जिसमें अगर कोई दावत भी आप करना चाहते थे, अपने घर किसी को बुलाना चाहते थे, समथिंग जो पूरा साल ना हो पाया, तो वो इन्हीं हफ्तों में, इन्हीं दिनों में होता है। सो एवरी डे इज अ पैक डे। एक सेलिब्रेशन का मूड सा एक बना है। जहां हमें ये लगा है कि ये साल बिल्कुल पलक झपकते हुए गुजर गया, वहां मुझे ये भी लग रहा है कि दिसंबर एक साल से चल रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी गुजर गया है। आई विश द मंथ वाज लॉन्गर, सो मेनी थिंग्स हैड टू बी डन, बट इन एनी केस ये एक चीज़ जो पता नहीं अच्छी जा रही है कि अभी पता चलेगा एक्चुअली क्रिकेट। और आपको पता है कि कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच का पहला डे कल हुआ और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाई। सो एक्सेप्ट कामरान गुलाम, कोई भी निस्फ सेंचुरी का फिगर क्रॉस नहीं कर पाया, बस आते गए जाते गए वाला सिलसिला था। फिर ये कह देना कि ये ज़रा पाकिस्तान टीम के अंदाज़ों से ज़रा ज़्यादा सख्त मुकाबला था, तो आप क्या अंदाज़ा कर रहे थे? ये सख्त तो होना ही था। सो हुआ ये है कि पहले के दिन के इख्तिताम पर स्कोर कार्ड बज़ाहिर बड़ा बैलेंस है अभी तक। तो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में पहली बार 30 साल पहले टेस्ट मैच खेलने गया था। सो हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैज़ पास्ड बिटवीन। तो इसके बाद से अब तक बाय द वे कोई सीरीज क्या जीतनी थी? हम सिर्फ 2 टेस्ट मैच ही जीत पाए हैं। आखिरी मैच जीते तक के 18 साल हो गए हैं। खैर, ये नंबर साफ बता रहे हैं कि टेस्ट फॉर्मेट में फेवरेट कौन है। अब इस प्रेशर में, सेंचुरियन में, फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच पर पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिली। पैटरसन और अपना पहला मैच खेलने वाले बॉस बाबर आजम, साइम अयूब, सऊद शकील समेत किसी को इन्होंने टिकने ना दिया, लेकिन कामरान गुलाम ने निस्फ सेंचुरी बनाई और उसकी बदौलत पाकिस्तान ने 211 रन बना ही लिए। तो शुक्र है कि कुछ ना कुछ हो गया, बिकॉज जब मैंने नज़र डाली थी तो तब बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम कुछ 200 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन चले हो गया। और जवाब में जनूबी अफ्रीका का तगड़ा टॉप ऑर्डर रहा और अब्बास खुर्रम शहजाद की गेंदों से चकरा कर रह गए और खेल के इख्तिताम तक 82 रन पर 3 विकेटें गवा बैठे थे। रिवायत यही है कि मॉर्निंग सेशन में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। सो आज भी हमारी उम्मीदें तो ऑब्वियसली लगी होंगी। अब्बास से हैं, खुरम से हैं, नसीम से हैं, आमिर से, इन सब पे हमारी उम्मीदें हैं, इन सब से हमें उम्मीद है। और लेट्स सी क्या होता है। कल ऑस्ट्रेलिया में ऑल्दो एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पर एक दिलचस्प बहस चल रही है और उस पर भी बात करेंगे। हमने कल आपको दिखाया भी था, वो कोहली वाला। हाँ, तो वो तो 19 साल के बैटर से गैर ज़रूरी फड्डा कह लें, पंगा कह लें, मतलब कोई भी आडा लगाना कह लें, ये हमने आपको विजुअल दिखाए थे ना। बिल्कुल। कल देखिए, कल वो उसी वक्त हुआ था ना, तो आपको पता ही है कि हम फ़ौरन आपसे पहले शेयर करते हैं और तजिया वगैरह बाद में हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड यस्टरडे। और हमने ये बात भी की थी कि कोहली इज़ अ वेरी सीनियर क्रिकेटर, ही शुड नॉट हैव डन दैट। मतलब सोचो ज़रा, वो 19 साल का जो बच्चा आया होगा, ठीक है, उसने भी आगे से वैसे तो सुनाई दी, लगता है ऐसा ही है। तो कल जी खेल ख़त्म हुआ तो इस रवैये पर कोहली को मैच फीस का 20% जुर्माना आयद करके छोड़ दिया गया। माहिरीन के नज़दीक ऑल्दो ज़रा सख्त होना चाहिए था मामला। साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स तो समझते हैं कि इस पर कम अज़ कम सस्पेंशन तो बनती थी। ये एक्चुअली कल भी हम ये बात कर रहे थे कि दिस इज टू मच। और चूंकि कोई 36,000 कैमरास तो लगे ही होते हैं एक क्रिकेट फील्ड पे, तो हर एंगल से आप देख लें, कोहली सीम टू बी द वन जो एक मतलब वो बिटर टाइप लग रहा था। आप यहाँ से देखें ना, इस एंगल से देखें, वॉकिंग एंड देन ही मूव्स टुवर्ड्स वो लड़का कि उसको कंधा मार ही सीधे आ रहा है लड़का, आप उसके रास्ते में मुड़ के आ रहे हैं, मुड़ के उसके तरफ आ रहे हैं आप, और उसके बाद आप आके फड्डे कर रहे हैं। ये देखना जरा, मतलब कोहली अपनी राह छोड़कर इस राह आए और फिर वो प्रिटेंड इस तरह करें। बाय द वे कैन वी जस्ट से कोहली हैज डन दिस इन द पास्ट एज वेल। हाँ। तो ये फील्ड पे इनका जो ये टेम्परामेंट है ना और इस किस्म के पंगे लेना, ही हैज डन दिस इन द पास्ट।
तो लिहाजा अब वो कर रहे हैं तो कोई इनकी मानने नहीं वाले। आप पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। एंड बिसाइड्स कैमराज आर देयर, यू कैन सी कि कन्नी खा के टोटल उसकी तरफ, उस बेचारी की तरफ आया और कंधा मारा है। और फिर अब्दुल्ला एक्टिंग देखो कि मुड़ के उसको आंखें दिखाई जा रही है कि ये तुमने क्या किया। भाई तुमने क्या किया? तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट तो रहा था, लेकिन चोर को इतनी चोरी की सजा नहीं मिली इस दफा भी, आपको पता है ना। फिर हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का ही बीसीसीआई के बारे में मौकिफ चलाया था ना, जिसमें से ज्यादातर का कहना था सो पावरफुल, और आईसीसी के बारे में कहते थे नॉट सो पावरफुल। बिल्कुल ही वही है। अच्छा, लेकिन अब हम अपनी ही बात करेंगे अपने मैच की, लेकिन लास्ट चीज ये कि कोहली को अभी तक ये क्यों नहीं रियलाइजेशन हुई कि अब कोहली का नाम लेजेंड्स में आता है। He is such a huge cricket star in the world कि इस किस्म की छोटी छोटी हरकतें करना ये it doesn't suit his stature. He's too big for that. अच्छा, पता है इससे क्या लगता है? वैसे कोहली के बारे में पहले भी ये है, इनका जो टेम्परामेंट है ना वो ज़रा शॉर्ट है, और ऐसा लगता है कि जहाँ भी ज़रा गेम पड़ता है या इनको हार का सामना करना पड़ रहा होता है, ये अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि आपने भी पहले बताया। सो फिजिकल होने की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है, ज़रूरत क्या, कोई गुंजाइश है ही नहीं, मगर ये हो रहे हैं। और ज़ाहिर है सभी लोग इनकी क्रिकेट के मद्दाह हैं, लेकिन इनके रवैये के हम बिल्कुल भी मद्दाह नहीं है। सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों से जानते हैं। अच्छा जी, सिकंदर, चूंकि सिकंदर आपने, हमें पता है कि आपने पहले कोहली के हवाले से ही बात करनी है, तो कर लें। बताएं कि क्या आपका पहला मौका आपको दे रहे हैं, बताएं क्या कहेंगे कल ये ये जितनी सजा मिली है काफी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और मैंने कल इंसिडेंट भी एक कोट किया था, कल जावेद मियादाद और डेनिस लिली के दरमियान भी इस तरह की झड़प हुई थी, जिसमें उन्होंने जावेद मियादाद को लात मार दी थी, मगर ये कि किसी ने कुछ नहीं कहा था उसको, उस वक्त भी कुछ भी नहीं हुआ था। देखें, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल का मैंने बताया है आपको, आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। ये आईसीसी वो है कि जो दुनिया की अनोखी एक मतलब है कि फेडरेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई मतलब है कुछ नहीं है, सारा कंट्रोल इंडिया का है। आपने खुद ही 3 या 4 दिन पहले हमने जो प्रोग्राम किया था, इसमें अंग्रेज ने लिखा था कोई एक ऐसी चीज है कि जो कभी इंडिया के ऊपर फाइन हो जाए या कुछ हो जाए, कभी नहीं। वो अपनी मर्जी से खेलते हैं। वो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा अब्दुल्ला जो आपने भेजा था, उसमें 2-4 ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग किस्म के जो शर्मिंदगी वाले इंसिडेंट कोट किए हैं, जिसमें इंडिया अपनी मर्जी से खेलता है, अपनी मर्जी से आखिरी मैच खेलता है ताकि उसका एवरेज पता लग जाए, ऑल दोस थिंग्स कभी उन्होंने नहीं किया। इसी तरह अगर आपको मैंने पहले भी कोट कर चुका हूँ, वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने एक रूल बनाया था कि हर स्पोर्ट्समैन अपना बताएगा कि छुट्टियों में वो किधर होता है। इंडिया ने मना कर दिया था क्रिकेट के, हमारे कोई लड़का नहीं बताएगा आपको, इसलिए कि वो इंडिया है। और जिस तरह आई होप कि कोई दुनिया में और लोग भी देखें ना, कोई लिखता है, कभी एक शख्स ने लिखा है कि किसी मुल्क ने लिखा है कि जी इंडिया ये ज्यादती कर रहा है। लेकिन मैं एक वैसे आई मस्ट से हियर, अगर जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो हम बात कर रहे हैं कि कोहली ने क्या किया, लेकिन इंडियन बोर्ड अपने क्रिकेटर्स के लिए कितना अच्छा है, मतलब कितनी उनकी बैकिंग होती है, सो प्रोटेक्टिव अबाउट देम, जो कि अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, एट द सेम टाइम हम उस आर्टिकल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के तासुरात भी कल चलाए थे, कल या परसों चलाए थे, और उसमें सबसे बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में बात की गई थी। और क्या तासुरात थे, ये राशिद भाई आप भी थे हमारे साथ, आपने भी सुने होंगे। ये जो इंसिडेंट हुआ है कोहली वाला, मतलब हमें पहले तो यकीन नहीं आता ना कि कोहली के स्टैचर का बल्लेबाज, प्लेयर, क्रिकेटर, जिसको दुनिया लेजेंड का दर्जा देती है, वो एक 19 साल के लड़के से जिसका डेब्यू चल रहा है, इस तरह के पंगे लेगा। देखिए, कल जो हुआ मेरे ख्याल से बहुत ही खराब हुआ। कोहली कोई भी प्लेयर हो, फिजिकल कांटेक्ट प्लेयर या अंपायर के साथ फील्ड में नहीं कर सकता। इसको लेवल 1 उन्होंने एंडी पाइक्राफ्ट ने किया है, लेवल 1, इसका मतलब है 20% ऑफ फीस, और कोई ज़्यादा इनको सज़ा नहीं मिली। इस ऑफेंस का जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन 2.12 के तहत अगर किया जाए तो लेवल 2 लगता है, जिसमें 50% से ज़्यादा फीस है, तो 2 से 3 सस्पेंशन है, लाजमी है। ये बहुत देखिए, पैसे तो फीस इनके लिए क्या मसला है, और 20% मतलब फाइन व्हिच इज लिटरली लेस देन अ स्लैप ऑन द रिस्ट। नहीं, इसमें सस्पेंशन थी, इसमें मिनिमम 2 to 3 गेम का ही सस्पेंशन था टेस्ट मैचेस का। इसलिए हो नहीं सकता कि आपने
कत्ल किया हुआ सजा चोरी की दी जा रही है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसमें आईसीसी, जैसे सिक्कू भाई ने कहा कि आईसीसी भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंडर में ही है, लेकिन जो मैच रेफरी होते हैं पास में हमने देखा है, लाइव लाइट हमने देखा है बहुत, रिची रिचर्डसन, स्पेशली वेस्ट इंडियन जो मैच रेफरी थे ना, डेविड बून ऑस्ट्रेलिया के, वो कर नहीं सकते थे वहाँ पे, बड़े अच्छे मैच रेफरी। रंजन मधुगाले बहुत अच्छे मैच रेफरी थे जो कि टाइम पे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये याद रह जाएगी। ये कोहली जब रिटायर होंगे तो सबसे पहले क्लिप उनका ये आएगा, बिल्कुल आएगा, कभी भी छोड़ा नहीं जाता। जावेद भाई का अभी तक क्लिप आता है। उस वक्त मैच रेफरीज नहीं हुआ करते थे, सजाएं नहीं मिला करती थी, बहुत सारे ऑफेंसेस किए गए, हम लोग ने भी बहुत ज्यादा किए। और वेस्ट इंडीज का एक वाकया था जिसमें विकेटों को लात मार दी गई थी, 1982 का था शायद, कॉलिन क्राफ्ट ने। टिप्पू भाई का भी हुआ था, हमने जब मैं थोड़ा सा याद है, ये बताएंगे अपना। तो वो उस वक्त मैच रेफरी नहीं थे, और एक होता था हीट ऑफ द मोमेंट कहते थे, ये हीट ऑफ द मोमेंट नहीं है, इन्होंने अपना पाथवे चेंज किया है, इन्होंने पाथवे चेंज किया और बदतमीजी है ये। हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, कोई मोमेंट भी नहीं चल रहा था एज सच। अच्छा, वी कैन रियली गो, फील्डिंग साइड थी ना इसमें, वी कैन रियली गो ऑन एंड ऑन जैसे कि हुमा कह रही है, लेकिन बिल्कुल, बट हम अपने मैच की भी तो बात कर लेना। वेयर डू वी स्टैंड? तो राशिद भाई सबसे पहले तो यही बताते कि कल वो दम नहीं था उस तरह टीम में, एंड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीकन टेस्ट टीम जो है, एंड द वे दे वर प्लेइंग, वो लग रहा था कि पिच भी, विकेट भी, हाँ, दैट टू। डू यू थिंक कि हमें अपनी परफॉर्मेंस एवरेज लग रही है, लेकिन क्या लगता है आपको? साउथ अफ्रीका में पिचेस हमें ऐसे ही मिलेंगी, कोई स्पिनर नहीं खेल रहा है, इसका मतलब हम लोग 56 तो 4 थे, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है बहुत सी, कामरान गुलाम की बहुत सी पार्टनरशिप हुई है, और हम बड़े अच्छे उस पर चले गए थे। 134-35 पे हमारे समझे कि 4 ही आउट थे। उसके बाद 211 पे आउट हो जाना वो शायद ज्यादती की है, लेकिन फिर भी अभी स्कोर बहुत अच्छा है। मैं ये चाह रहा था उस वक्त जब हमने शो किया था कि 250 रन बहुत अच्छे होंगे, अभी भी उनके शुरू में 2 आउट हो गए, उसके बाद हम 82 तक ले गए, 3 आउट है। अगर हम आउट करते हैं सेकंड इनिंग पाएंगे, टेस्ट क्रिकेट ना चेंज होती रहती है, सेशन बाय सेशन, डे बाय डे। हो सकता है आज हम जल्दी आउट करके लीड भी ले सकते हैं, मे बी वो थोड़ी बहुत लीड ले जाएं। आज दिन के स्टार्ट पर, आगाज पर हमें एडवांटेज भी मिलेगा। सिकंदर, व्हाट डू यू थिंक? वी हैव अ गुड चांस टुडे, हमें जाहिर है सुबह के वक्त में हम एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। देखो, मुझे थोड़ी सी कप्तानी से फिर शिकायत है, और आज 22 ओवर कल उन्होंने कराए। कोई अच्छा कप्तान होता ना बीच के अंदर, आमिर जमाल पता नहीं एज अ बैट्समैन खेल रहा है, वो बॉलर है ना, उसको बॉल करा लेते 1-2 ओवर, ठीक है, उसने बहुत अच्छी बॉल की, आपने 10 ओवर करवा दिए उससे, आपके अब्बास से 10 कराए, ठीक है, वो अच्छी जगह पे गेंद कर रहा था, मगर टाइम शॉर्ट था। टाइम जब शॉर्ट होता है, अच्छा कप्तान बॉलर स्ट्राइक कर लेता है। मेरे हिसाब से तो एक स्पिनर से भी इसको गेंद करा लेनी चाहिए थी, पता कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाया है, तो 2 ओवर इससे 2 ओवर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सारे बॉलर्स को देखें, जब थोड़ा टाइम रह जाता है ना, जब बैट्समैन को ये पता हो कि अब सिर्फ अब रह गए 10 मिनट 15 मिनट, तो वो थोड़ा सा ओवर कॉशियस हो जाता है कि चलो मैं ये वक्त गुजारूं, और यही वक्त होता है कि जिसमें आपने जो है ना स्ट्राइक करना होता है। तो मुझे यहाँ पे उनकी कप्तानी का थोड़ा सा शिकवा है कि उन्होंने गलत किया, उनको that's such an important point, और ये ऐसी कॉमन सेंस की भी बात है कि किसी भी इंसान को आप समझाएंगे तो समझ में। अच्छा राशिद भाई, आप भी बता दें, क्योंकि अब्बास की कल भी हम बात कर रहे थे और वापसी हुई है, मतलब 3 साल बाद ही हम कहेंगे, ऑल्दो बीच में लीग्स वगैरह तो वो खेलते रहे। हाउ डिड यू फाइंड हिम? नहीं, अच्छी बॉलिंग की, कंटेन किया उन्होंने, एक विकेट भी लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा टाइम चाहिए होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आके, थोड़ी लंबी बॉलिंग उन्होंने की है, वो की है अभी। लेकिन जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना आमिर जमाल वाली, इतना दिमाग चल रहा है ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक, अगर तो वो फिट नहीं थे ऐसे बैट्समैन नहीं खिलाना चाहिए उनको। नो डाउट उन्होंने 28 रन किए, 40 की पार्टनरशिप उनकी सलमान अली आगा के साथ जरूर रही, लेकिन यहाँ पे अगर मीर हमजा खेलते हैं, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का ऑप्शन मिल जाता है, एंगल चेंज होता है और स्विंग करते हैं वो। हमारे पास मीर हमजा का ऑप्शन भी तो है ना। मीर हमजा भी तो था यहाँ पे। हम ना कराची टेस्ट में फ्लैट पिच पे मीर हमजा को खिला देते हैं, हम दुबई में फ्लैट पिच पे मीर हमजा को खिला देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी बॉलिंग की। तो जहाँ उसकी कंडीशन, वो कंडीशन का बॉलर है, जैसे अब्बास को लेके आए ना, आपके पास ऑलरेडी 5-6 टेस्ट मैच से मीर हमजा खेल रहा था, तो जो ऑप्शन आपके मौजूद था आपने उसको बिठा के एक अनफिट प्लेयर, लगता है मुझे कि आमिर जमाल, नो डाउट हम फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया से अब तक, वो बॉलिंग नहीं कर रहे। तो अगर एज ए बैट्समैन खिलाना है तो जब भी 3 बॉलर ने कल बॉलिंग की, ऑप्शन नहीं मिला, 10 ओवर करने पड़े अब्बास को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था।
तो जब कप्तान 10 प्लेयर के साथ जाता है या अपने ऑप्शन के साथ नहीं जाता तो प्रॉब्लम कप्तानी में आ जाती है। सिक्कू भाई ने सही आइडेंटिफाई किया है कि उनकी कप्तानी में था, क्योंकि उन्होंने अपने ऑप्शन रखे ही नहीं है। राइट। तो ना स्पिनर से ट्राई की ना आमिर जमाल से। तो ये आज देखना पड़ेगा कि आमिर जमाल कितनी बॉलिंग करते हैं। हाँ सिकंदर, राशिद भाई कह रहे हैं कि ऑप्शंस है ही नहीं, बट ऑब्वियसली अगर कराना चाहते तो थे तो सही, सबको साइम से करा लेते, सलमान से करा लेते। आगा भी तो उधर ही है। नहीं देखिए, स्पिनर्स शकील है ना, सलमान अली आगा भी है। और देखिए शकील को मैं नहीं देता, अगर मैं हूँ कप्तान तो मैं आपको साइम को कराता। साइम थोड़े से ट्रिकी बॉलर थे और अभी अच्छी बॉल करके आए हैं पिछले मैच के अंदर, वनडे मैच के अंदर, तो एक बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है। मगर आमिर जमाल का जो सवाल है कि क्या वो फिट नहीं है, अगर वो नहीं है तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया आपने कि उसको खिलाकर, इसलिए ही इज प्लेइंग एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो उसको खिलाना अभी पता लग जाएगा। आज हो सकता है उसको उसी से शुरू कर दें बॉलिंग कराना, ये हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये बात ना यकीन करने में नहीं आती कि मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, सीरीज है, और एक अनफिट प्लेयर को आप खिला लेंगे। और अब्दुल्ला देखें, अब उसको आमिर जमाल को सफेद गेंद के अंदर होना चाहिए था, शॉर्टर फॉर्मेट थी, इसलिए कि ऑलराउंडर है वो, तो उसको उसमें होना चाहिए था, मगर वो नहीं खिलाया। और कल मुझे भट्टी साहब ने बताया कि जी शाहीन ने मना कर दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट जो है चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं खेलना चाहता हूँ। मैंने कहीं अखबार में नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, खामोशी से कोई ऐसी बात हुई है तो हो सकता है, अदरवाइज आई थॉट के शाहीन को उधर होना चाहिए था। नहीं वैसे जस्ट अभी हम बात कर ही रहे हैं तो ये बता दें, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा। सो द प्लेयर कैन हिमसेल्फ ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन अ फॉर्मेट कि जी मैं ये वाला खेलना चाहता हूँ, ये वाला नहीं। सिकंदर? हाँ बिल्कुल कर सकता है, चाहे तो। कई दफ़ा प्लेयर्स करते हैं कि यार मैं ये नहीं खेलना चाहता, मेरे थोड़े इंजरी है या मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि शाहीन ने बकौल भट्टी साहब के उन्होंने कहा है उसको, शान मसूद को, कि टेस्ट क्रिकेट में इसलिए नहीं खेलना चाहता कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी। लोग करते हैं, कई दफ़ा लोगों ने किया है, मगर ये कि ये काम कोचिस का और कप्तान का होता है कि उनके साथ बैठ के डिस्कस किया जाए कि ऐसा क्यों है। अच्छा राशिद भाई, हम अपने बल्लेबाजों की बात करेंगे, बैटर्स की। हम ज़्यादातर हमने देखा स्लिप पे आउट हुए, फिर सलमान तो पुल करते हुए आउट हुए, सऊद ऊपर की गेंद खेलते हुए आउट हुए। सो हमें कुछ अब अगली इनिंग के लिए एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। नहीं टाइम लगेगा या फिर पिच का इशू है, क्या आप कहेंगे? मेरे ख्याल से आज शाम को बैटिंग आती है या कल आती है, कदरे बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अप एंड डाउन जरूर हो गए, लेकिन वो पेस जो मिलनी चाहिए, जो स्विंग मिलनी चाहिए, वो शायद कम मिले। तो चांसेस होते हैं अगर पिच में थोड़ा सा वेयर एंड टेयर्स आ गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तीसरे चौथे दिन मिलती है, क्रैक्स बिगर हो जाते हैं, बड़े क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स में बॉल पड़ती है तो मुश्किल हो जाए। अगर पिच पे अच्छा रोल हुआ है, कल भी देखा था साउथ अफ्रीकन ने हैवी रोल लिया था और आज सुबह भी हैवी रोल लेंगे, तो 2-3 दिन तो बहुत अच्छी पिच चलनी चाहिए ये। तो पाकिस्तान के पास चांस है कि सेकेंड इनिंग्स में ज्यादा रन करके फिर अंडर प्रेशर ले। अगर 250 रन, और आज का दिन बहुत अहम है, तो लास्ट इनिंग मुश्किल हो जाएगी, और क्योंकि हमें आउट करना है और जल्दी आउट करना है। जी जी अब्दुल्ला, एक छोटी सी चीज मैंने नोट की थी और राशिद से आप पूछ सकते हैं, कल हमारे बैट्समैनों ने कुछ वनडे शॉट ज्यादा खेलने की कोशिश की है और कामरान गुलाम भी अननेसेसरी शॉट्स खेल रहे थे जो कि क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में उमूमन नहीं खेले जाते। यही रिजवान ने कोशिश की, यही चीज जो है एक और किसी लड़के ने जो है, साउथ शकील ने भी, वो हर बॉल पे शॉट्स, हर नहीं, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। अब ये क्या वजह थी, क्या उनको कोच ने इंस्ट्रक्ट किया था कि जाके थोड़ा सा अटैक कर दो बॉलर्स पे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, आज का दिन आगाज हमें कैसे करना चाहिए, ये जरा बता दीजिए आप सिकंदर राशिद भाई। फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन करें, क्या आइडियल क्या तरीका होगा? पहले सिक्कू भाई का जवाब ये है कि ना, हम लोग का डिफेंस बहुत वीक है। पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डिफेंस बहुत वीक है और वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि रोके ना, रन बना ले। तो कल कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेल रहे थे, जब वो हिटिंग करते हैं या अटैक करते हैं तो बहुत कामयाब रहते हैं। तो यही वजह है शायद कि वो रोकने में प्रॉब्लम हो रही, तो वो रन के ऊपर चले गए। लेकिन वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि जब टेस्ट मैचेस हैं, आपके पास अच्छे स्ट्रोक्स हैं, तो थोड़ा वेट कर ले, थोड़ी बॉल पुराने होते हैं, दे रहा है तो थोड़ा वेट करना चाहिए था, थोड़ा वेट करना चाहिए था। अच्छा सिकंदर, वाली बात तो बीच में रह गई कि हम आज जो आगाज करें दिन का, पेसर्स के साथ करें, स्पिनर्स के साथ करें, कॉम्बिनेशन बना के चलें।
देखिए, अगर आमिर जमाल फिट है तो मैं कहूंगा कि आप आज उससे स्टार्ट ले लें, इसलिए कि कल दोनों ने अच्छी खासी, एक ने 8 करा लिए, एक ने 6 करा लिए, और नसीम शाह का भी आप ऑप्शन है, उनसे शुरू करें। मगर देखिए, हमारे पास जो था हमारे दौर में 1980 के अंदर वसीम हसन राजा थे जो कि टॉप स्पिनर थे, तो उनको उमूमन कप्तान जो है लंच से पहले, टी ब्रेक से पहले, एंड ऑफ द मैच, इसमें जरूर लाके बॉल कराते थे। तो इसी तरह हमें साइम को इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, साइम जो है थोड़ा सा ट्रिकी सा बॉलर है। ये वो वक्त होता है जब बैट्समैन बहुत ज्यादा जो है ना एहतियात करने लगता है, लंच से पहले, टी ब्रेक से पहले, एंड ऑफ द डे। तो ऐसे मौके पे उनको ट्राई करें। अदरवाइज आई थिंक अगर मेरी चॉइस हो तो आई विल गो विद आमिर जमाल, टू सी कि जी वो बॉलिंग कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए, लेट्स सी किससे आज का दिन शुरू होता है। ऑलराइट, थैंक यू राशिद भाई इन द बॉलिंग लाइनअप। थैंक यू राशिद भाई। दिस मॉर्निंग, अच्छा आपको एक दफा फिर याद दिला दें, एंड इट्स राइट ना कि 1 बजे ही होगा ना, 1 बजे होगा पाकिस्तान टाइम, गुड टाइम एक्चुअली, सो यू कैन वॉच दैट इन द मीन टाइम। कुछ आप मुझे बताएं, हुमा मेरी बात सुने। इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब एक डिश है जो आप नाश्ते में भी खाएं, आप दोपहर के खाने में भी खाएं, आप रात में भी खाएं। मतलब अगर एक दफा आपके घर बड़ी, और जब साग बनता है, साग की हम बात करें, बड़ी मकदार में, और फैसलाबाद में एक शख्स है जो बहुत साग बना रहा है भाई और बांट रहा है, तो आप सही बात कर रहे हैं और हमें उस बंदे को आप दिन में 3 दफा 4 दफा शाम की चाय में भी खाएं, आप साग ही खाएं बस अब्दुल्ला का तो साग ही हो गया। वैसे तो हमाद अहमद जो है ना वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद, सो लेट्स वॉच। गटवाला के रहायशी काश्तकार चौधरी सलीम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सर्दियों की ख़ास सौगात साग को महज एक पकवान नहीं बल्कि एक मोहब्बत का तोहफ़ा बना दिया है। पिछले 30 वर्षों से वो हर साल अपने खलूस से तैयार करदा साग के ज़रिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के दिलों तक पहुँच रहे हैं। सीजन 250 पौने 300 मन पका के ते दोस्तों को गिफ्ट किया जाता हर साल ही, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਣ ਸਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, इस करके इसकी डिमांड जी बहुत ज़्यादा हो गई। चौधरी सलीम का कहना है कि उनके खेतों में उगाए गए साग को तोड़ने, काटने, पकाने और फिर बांटने के हर मरहले पर वो खुद निगरानी करते हैं। ये साग सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और सऊदी अरब तक भेजा जाता है। बाहर दे इंग्लैंड ते साडे अजीज रहिंदे सी, उन्हां दी डिमांड हुंदी सी ते कोई दोस्त भी गिफ्ट करदे आ अपने दोस्तां नूं, ते सऊदी अरब भी जाना ते अमेरिका भी कुछ साडे भी अजीज आ। जदों कोई उधरों कोई बंदा आंदा ना इधर अमेरिका, उन्हां दी मार्फत फिर सीजन दे विच कोई टाइम होवे वो भी मंगाउंदे आ। सैकड़ों मन साग तैयार करने का अमल महज खाने की तैयारी नहीं बल्कि एक फ़न है जिसमें ख़वातीन समेत 15 से 20 अफराद शरीक होते हैं। मोहम्मद सलीम की ये मोहब्बत और देहाती रवायात का अक्स पंजाब के जायके और सकाफत को दुनिया भर में एक नया रंग देता है। ये इनका बड़ापन है कि हर साल अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं इनके, उनको बुलाते हैं, उनको साग जो नहीं आते उनके घरों भिजवा देते हैं और जो आ जाते हैं उनको पतीले भर के जो है उनको साग दे दिया जाता है। ये इनकी मोहब्बत है। साग की खुशबू सिर्फ दोस्तों और अजीज़ों तक महदूद नहीं बल्कि ये तोहफ़ा यतीम खानों और मदारस को भी भिजवाया जाता है। हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। होने चाहिए। वैसे मैं ऐसे गिला करूं, हमारे दोस्तों ने हमें भेजा है साग, क्योंकि हम नहीं बनाते, हम इनके दोस्तों ने इनको भेजा, हमारे दोस्तों ने हमको नहीं भेजा। ये को मुनासिब लगती है बात कि मुझे जो तोहफा आया हो वो मैं आगे भेज दूं। पाकिस्तान में जमहूरियत के ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश करने वालों की फहरिस्त बनाई जाए ना अगर, तो सबसे ऊपर नाम बेनज़ीर भुट्टो का ही आएगा। और इनको क्या क्या नहीं कहा जाता, डॉटर ऑफ द ईस्ट, दुख्तर मशरक, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, एक बड़े बाप की बेटी जिसकी अपनी शनाख्त भी कुछ कम नहीं। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत है और उनकी ज़िंदगी पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के किस किस पहलू को हम छेड़ें। बतौर सियासी लीडर, मुफाहमतकार, मुखालिफिन को बर्दाश्त करने में उनका कोई सानी नहीं था। ये वो खसूसियात हैं जिनकी आज पहले से कई ज़्यादा ज़रूरत है। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में बेनज़ीर तो चली गईं, लेकिन उनका पाकिस्तानी सियासत पर असर
कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। शामी साहब, आज बीबी शहीद का यौम शहादत है। बीबी की शहादत पर कई साल तहकीकात भी हुई, कई तरह के आपको पता है मुकदमे बने, चलते रहे। बताया जाता रहा कि तमाम मुजरिमान पकड़ लिए गए हैं या मारे जा चुके हैं। आपकी राय में इंसाफ हुआ या कुछ तशनगी रह गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेशतर जो मद्दा हैं वो ये समझते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ और मुजरम सारे पकड़े नहीं गए। जो सहूलतकार थे, जो उनके पीछे काम कर रहे थे, उन सब तक कानून का हाथ नहीं पहुंच सका। लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर हम अफसोस का इज़हार तो कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें कुछ मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। मोहतरमा की शहादत के बाद उनकी अपनी जमात की भी हुकूमत रही और इसके बावजूद इस कत्ल की ऐसी तहकीकात नहीं हो सकी कि लोगों का इत्मीनान हो और लोगों को यकीन आ जाए कि तमाम जो मुजरम हैं वो कैफरे किरदार को पहुंच गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये ही सेंस है कि अब इतना अरसा गुजर चुका है और कोई उस तरह जवाब नहीं मिला जिनके हम मुंतज़िर थे। ये बताइएगा शामी साहब कि बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत, उनकी सियासत को आपने बड़े करीब से देखा है। आपकी नज़र में अगर मोहतरमा आज ज़िंदा होती तो पीपल्स पार्टी और मुल्क की मजमूई सियासत कितनी फ़र्क होती? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में बड़ी खसूसियात थी। वो एक बड़ा वसी पस मंज़र रखती थी, एक बड़े बाप की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपने वालिद की सियासत से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महाजराई का नहीं, मुफाहमत का रास्ता अपनाया। अपने वालिद के जो सियासी मुखालिफ थे उनसे मुफाहमत की और मुख्तलिफ जो हमारे अदारे हैं उनसे भी मुफाहमत की और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी एक अपना नक्श जमाया। तो वो एक पाकिस्तान का असासा थी और पाकिस्तान का चेहरा थी और उनके रुखसत होने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। वो पाकिस्तान की वकील भी थी और पहली खातून वज़ीर आज़म होने के नाते उनकी एक अपनी हैसियत थी और शख्सियत थी। अब उनको हम याद करते हैं और उनकी जो मुफाहमत का जज्बा है उसकी आज भी ज़रूरत है पाकिस्तानी सियासत को। महाजराई ख़त्म हो, लोग एक दूसरे को तस्लीम करें और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और यही उनका पैगाम है और यही उनकी याद के साथ वाबस्ता सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि सियासत की बात है। शामी साहब, बीबी की सियासी मीरास की बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब तो हैं ही, लेकिन एक मिसाक जमहूरियत भी था जिसके सब फरीक आज भी हैं और ज़रूरत शायद उस मिसाक की 2007 से कई ज़्यादा है। इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट, कुछ मिसाक जमहूरियत जैसा आपको लगता है होने जा रहा है? जमहूरियत का कुछ भला हो सकेगा आने वाले हफ्तों महीनों में? देखिए, हमें तवक्को रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये मुज़ाकराती अमल कामयाब हो और जो आज के बड़े हरीफ हैं वो भी एक दूसरे को तस्लीम करें। उनके सामने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत करके जो मिसाल कायम की थी और मुफाहमत के जिस जज्बे को फ़रोग़ दिया था, आज उसको आम करने की ज़रूरत है, नए सिरे से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि इमरान खान जो हैं वो भी इस बात को समझ जाएँ और जो आज बरसर इक़्तिदार हैं वो भी इस नुक्ते की अहमियत को समझ लें और हमारा रास्ता कुशादा हो जाए।
अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। क्या ही बात हो, बट डेफिनेटली जितने भी एफर्ट्स टू गेट अलोंग पहले होते थे उससे तो बहुत ज़्यादा अब हमें चाहिए, बिकॉज एनिमोसिटीज़ और दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं जो कि इस किस्म की सियासत एक्चुअली पहले होती भी नहीं थी। दिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा जी, कल एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। एक तरफ तो आपको बता दें कि मजीद 60 यानी 69 में हमलावरों को सज़ा सुना दी गई है और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की डेडलाइन आ गई है। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुज़ाकरात की अगली बैठक से पहले कई अहम खबरें जो हैं वो आ रही हैं। क्या आ रही हैं? इस बार जिन लोगों को सज़ा सुनाई गई है उनमें बानी PTI के भांजे हसन नियाजी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने लाहौर के जिना हाउस, GHQ रावलपिंडी और PF बेस मियांवाली, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट, दीगर छावनियों और दिफाई तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस मुजरिमों को 2 से 10 साल तक की कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ सुनाई हैं। पहले वाले 25 की तरह इन तमाम मुजरिमों के पास भी अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार है। इस अमल पर हुकूमत काफ़ी मुतमईन बल्कि खुशी है। मैं समझता हूँ कि कानून का बोलबाला हुआ है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए और हमारी दफाई तनसीबात को, हमारी कौमी सलामती के सिंबल को नुकसान पहुँचाए, शुहदा की यादगारों को मस्मार करे। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मूव है, इसको वेलकम करते हैं और साथ ये मुतालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुँचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाए। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली इस अमल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है, लेकिन वो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। PTI मुज़ाकराती कमेटी ने कल बानी चेयरमैन से मुलाकात की और इसके बाद एक डेडलाइन का ऐलान भी हुआ। रात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 2025 खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। 9 मई के ऊपर एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो और 26 नवंबर के ऊपर देखिए हमारा बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है कि गोली चली, इसलिए हम 26 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, और आपको बताएं कि इससे पहले बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने भी कुछ बातें जो हैं बताई हैं, कुछ सामने आई हैं बातें, देखें। इमरान खान ने तो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, बाकी अगर वो नहीं भेजना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजना चाहेंगे। और इन्होंने, इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। उनके 2 मुतालबात हैं। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे, जब इस पर संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा कैसराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं KP शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं कहीं भी जाऊंगा नहीं, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। वैसे अलीमा खान साहब ज़्यादा बात करती हुई नज़र आती हैं। ये जो क्या है, कौन सी ये सिविल नाफरमानी की तहरीक है, रेमिटेंसेस वगैरह, बाकी और तो कोई ख़ास PTI लीडर इसकी ना बात करता है ना दोहराते हैं और बस चल रही है, बस पस मंज़र में कहीं चल रही है। सो अभी ये सूरत हाल आपके सामने है। मुज़ाकराती अमल जारी रखने का अज़्म भी नज़र आ रहा है, जो मुल्की सियासत के लिए एक रिलीफ ज़रूर है। वी कैन होप कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद मुज़ाकरात का कोई नतीजा ज़रूर निकले। शबीर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथी हैं। शबीर, पहले तो मेरा ख्याल है ये बता दें कि कल जो मुलाकात हुई है खान साहब से और उनके पार्टी मेंबर्स की, जो मुज़ाकराती टीम की, क्या बातचीत हुई है उधर? देखें, मुज़ाकरात की ख्वाहिश तो इमरान खान की हमेशा से रही है। गुज़श्ता 1.5 साल में हमने जितनी भी उनसे गुफ्तगू की है, उसका अगर आप तसलसल देखें तो उसमें
हमें ये लग रहा है कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश या मुज़ाकरात की तलब जो है इमरान खान की रही है, और इस हवाले से मुतअद्दिद जो है बाहर कोशिश की गई अली मीन गंडापुर की जानिब से, दूसरे लोगों की जानिब से। इवन इमरान खान ने खुद भी अफवाज पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की थी बल्कि कि आप एक नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला, ना ही वो जो है प्रोसेस आगे बढ़ा। लेकिन अब की बार जो प्रोसेस शुरू हुआ है, मुज़ाकरात का अमल जो शुरू हुआ है, एक दौर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ PTI की मुज़ाकराती कमेटी मिली है, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ फ़र्क ये है कि जो पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि इमरान खान ये कहते थे कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, इनकी हैसियत ही नहीं है, ना इनका कोई नई इस हुकूमत की कोई साख्त है, लेकिन इस दफ़ा वो इन लोगों के साथ बैठने को तैयार भी हो गए, एक मीटिंग भी होगी और वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज़ जो 5-6 लोग मिले हैं जिसमें अली मीन गंडापुर, अमर अयूब और सलमान अकबर राजा शामिल थे, इस मीटिंग में सिर्फ ये 2 बातें तय हुई हैं कि एक तो मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम तय किया जाए हुकूमत के साथ, और जो मुतालबात हैं 2, इसमें एक जुडिशल कमीशन है और दूसरा जो है कैदियों की राय, जिसमें इमरान खान अपनी राय भी प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। ये इन दो नुकात पे बात हुई है, और अब जो 2 तारीख को मीटिंग है दोबारा, 16 घंटे पहले शबीर जो उनका एक्स पे बयान आया है जिसमें बहुत तवील है, मतलब उन्होंने 2025 को हकीकी आज़ादी का साल भी करार दिया, मगर इनिशियली तो हकीकी आज़ादी वो अमेरिका से हासिल करना चाहते थे, अब किससे हासिल कर रहे हैं ये ज़रा कन्फ्यूजन है। लेकिन एट द सेम टाइम ही रोट एंड आई कोट कि मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा, लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में जाऊँगा। सो ये किसी ने कंफर्म किया कि ऐसी कोई ऑफ़र की गई खान साहब को? अब्दुल्ला, इस ऑफर की जो बाज़गश्त है वो सिर्फ कल हमें सुनाई नहीं दी, बल्कि पहले से बात का जिक्र इमरान खान पहले भी कर चुके हैं कि जब वो अटक जेल में थे उनको ये ऑफर की गई थी आप बनी गला चले जाएं और 5 साल के लिए खामोश रहें तो फिर आपके मामलात हो सकता है ठीक हो जाएं। गुज़श्ता रोज जब उन्होंने कमरा अदालत में मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने इस डील के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, ना ही इस बारे में कोई गुफ्तगू हुई। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि जो 2024 का साल था ये बड़ा मुश्किल साल था और मुझे उम्मीद है कि 2025 जो है ये अच्छा साल साबित होगा और ये आज़ादी का साल साबित होगा। इसके अलावा एक और अहम बात उन्होंने की मईशत के हवाले से कि जो मईशत है, हुकूमत ने मईशत को स्टेबलाइज ज़रूर किया है, लेकिन जो इसकी ग्रोथ है वो नहीं हो रही है और नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो बात है ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट था, इमरान खान चूंकि जब सहाफियों से गुफ्तगू के लिए आते हैं तो पहले वो खुद गुफ्तगू करते हैं 5-6 मिनट 7 मिनट, उसके बाद वो सवालात लेते हैं। जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की उस दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्टेबलाइज किया है मईशत को जरूर, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, जब ये बात उन्होंने मुख्तलिफ बातें की, उसमें दहशतगर्दी पे बात की, मुज़ाकरात पे बात की, लेकिन ये बात बड़ी अहम थी। जब उन्होंने गुफ्तगू खत्म की तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो मईशत के हवाले से आपने बड़ी अहम बात की है, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, और यहाँ तक आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने कम से कम स्टेबलाइज किया है मईशत को? उन्होंने कहा कि बिल्कुल। मैं शबीर, आपने सवाल किया, मुझे उससे पुराना वक्त भी याद आया जब आपको याद है जब ये बरसर इक़्तिदार थे तो सिर्फ अपने मनपसंद यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया करते थे, उन्हीं के सवाल लिए जाते थे, यहाँ तक कि अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया करते थे जिसकी भी मदद से। तो अब ये सबके सवाल लेते जेल में। देखें, जेल ट्रायल में इमरान खान के पास ये ऑप्शन तो मौजूद नहीं है कि वो अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाएं या जो उनकी मर्जी के सवालात करें, लेकिन जाहिर है जेल ट्रायल में जिन सहाफ़ियों को कमरा अदालत एक्सेस है
वो जाहिर है वो उनकी मर्जी के सवालात तो नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है वो जो भी गुफ्तगू करते हैं उस पर सवालात लेते हैं और कभी कभार वो तल्ख भी हो जाते हैं जब सख्त सवालात होते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हुकूमत ने मईशत को स्टेबलाइज किया है, लेकिन जब तक सरमायाकारी नहीं होगी मुल्क में, ये मईशत जो है किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। जहाँ तक मुज़ाकरात का सवाल है, जो उन्होंने कल मुलाकात की है अपने 6-7 लोगों से, इसमें सिर्फ पॉइंट्स पे बात हुई। एक तो जो हुकूमत के साथ उनका अगला दौर है उसमें मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम तय किया जाए और जो मुतालबात हैं दो उनके उन पर गुफ्तगू की जाए। शुक्रिया आपका शब्बीर डार, थैंक यू। सो हकीकी आज़ादी, क्या मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइएगा। आपका इंटरेस्टिंग सवाल था कि आप वो क्या हर किसी से सवाल ले रहे हैं? नहीं, हकीकी आज़ादी और क्या हम गुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट, ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ही था ना। लेकिन अब सबसे बड़ा सपोर्टर तो उनकी अमेरिका की नई इंतज़ामिया बनकर मंजर आम पर आई। टाइम्स हैव चेंज्ड ना, वो खुद भी ये समझते हैं, एंड आल्सो टाइम्स हैव चेंज्ड, तो लिहाजा एंड एडमिनिस्ट्रेशंस हैव चेंज्ड एज वेल। सो अगर अमेरिका इनके हक में मुदाखलत करे तो वो काबिल कबूल है। ये हम आपके लिए सवाल छोड़े जाते हैं, ज़रा ये बताएं एंड फिगर दिस आउट कि हाउ दिस वर्क्स, क्योंकि पिछले ही इज़ वेरी राइट कि पिछले कुछ सालों से मतलब हमने गाड़ियों पे पोस्टर देखे हुए हैं, स्टिकर्स एब्सोल्युटली नॉट के, कितनी बड़ी बात बन गई थी। तो क्या अब हम चेंज करके एब्सोल्युटली यस पे आ जाएंगे? एलची के बयानात पर ये लुडियां डाल रहे हैं सारे नहीं, के सारे। तो क्या हम एब्सोल्युटली उनका तो कोई अमल दखल है ही नहीं, ना इस खित्ते से ना यहाँ के मामलात से, लेकिन शायद अब हो जाए। सो ये तो चेंज अब्दुल्ला, सो या मतलब you can say your opinion whatever you want to, but situations do change. वो नॉट से यस पे आने में बहुत कुछ बदला भी है अगर आप उनसे बात करेंगे। उधर हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान वाला, वहाँ मामला गर्म है। अफगानिस्तान में बॉर्डर के करीब दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तान की मोहतात कार्रवाइयाँ और अफगानिस्तान का गैर मोहतात रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। खित्ते में क़याम अमन के लिए ज़रूरी इक़दाम पर कुछ सूझबूझ दिखानी चाहिए। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी और दीगर ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका में फ़ज़ाई कार्रवाई करके अहम कमांडरों समेत 71 से ज़ायद ख़वारिज को हलाक किया। खुद कुछ जैकेट की फैक्ट्री समेत 4 अहम मराकज़ भी तबाह किए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के ठिकानों के इर्द गिर्द की आबादी कार्रवाई में महफूज रही है। उधर अफगान हुकूमत के मुताबिक इस कार्रवाई में 46 सिविलियन हलाक हुए हैं। बिल्कुल उनका यही कहना है कि 46 सिविलियंस जो हैं हलाक हुए हैं और अफगान वज़ारत ख़ारजा ने काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर बिल्कुल उनसे वाक़े पर एहतजाज भी किया है और मरासले में कहा कि पाकिस्तानी तैयारों ने अफगान हदूद की खिलाफ वर्जी की है और दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े वाज़े अंदाज में बताया है। कल की न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को ख़तरा है और अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म हैं कि कल अदम TTP के ठिकाने अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होते हैं और तर्जुमान का कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और इसके लिए सब कुछ कर भी रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या अल्फाज थे उनके, ये देख लें। Afghanistan remained a priority on the agenda of Pakistan's diplomatic outreach. Trade, connectivity and people-to-people contacts were a priority in our engagements with Afghanistan. We have had some incidents on the border with Afghanistan. Pakistan's major concern of terror hideouts and sanctuaries inside Afghanistan remained high on our bilateral agenda. We remain engaged with Afghan authorities on all issues of priority and would like to enhance cooperation in trade, transit trade and security and border management. हमसायों से बेहतरीन ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन पाकिस्तान की एक वाज़े पोजीशन है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्की सलामती पर किसी कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं निकाली जा सकती। अफ़गानिस्तान को भी ये बात समझना होगी। ये बेसिकली इन अ नटशेल ये कहा जा रहा था। ये ज़ाहिर बड़ा हसास हुआ है आजकल ये मामला और
पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला किया गया था जिसमें शहादतें हुई थी हमारी 1 दर्जन से ज़ायद, और उसके नतीजे में ये कार्रवाई की गई। पक्तिका सूबे में फ़ज़ाई हमने कार्रवाई की जिसमें खवारिज मारे गए, एक खुदकुश जैकेटें बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। मेरी ना रूह काम की है ये सुन के कि खुदकुश जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री, और ये कार्रवाई तो की गई है लेकिन इससे पहले अनगिनत मरतबा काउंटलेस टाइम्स पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने मामला उठा चुका है कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, अपनी और इस पे बातचीत भी हो जाती है, मुज़ाकरात भी होते हैं और एग्रीमेंट्स भी होती हैं, उसके बावजूद फिर हम देखते हैं कि सब्सटेंशियली कुछ ना किया जाना या खामोश बैठे रहना, वो सर्टनली फिर अगले मुल्क को ये जवाब फराहम करता है कि वो खुद अपनी हिफाजत के लिए कार्रवाई करे। अच्छा, बड़ा सीरियस ये ऑब्वियसली इशू है और इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ होंगे, लेकिन सम ऑफ योर मैसेजेस आर रीचिंग अस एज वेल, और बड़े लोगों के सवाल हैं कि क्या हमारा कोई बहुत ग्रैंड सा स्टूडियो बन रहा है इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये बात तो आपको अभी बता दें कि बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई ना हो जाए ना, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे रेनोवेशन कुछ दिन के लिए हम इधर आए हुए हैं, वापस वहाँ चले जाएंगे, इसलिए प्लीज़। अच्छा जी, इससे पहले हम 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ाएं जो सुनाई गई हैं उस पर तफसील से हमने बात की है और इसी पे मज़ीद आगे बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। अब मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाए जाने का सिलसिला जारी है। यूँ कह लीजिए कि अब ये भी एक तासुर मिला कि सिलसिला अब ख़त्म हो गया, मतलब क्लोजर हुआ है। हुकूमत काफ़ी खुश है इस पर। हाँ, बहुत खुश है, लेकिन आपको याद ही होगा कि हर सज़ा के साथ मास्टरमाइंड को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी सख्त से सख्त होता रहा है। तो क्या आपसे तवक्को है, एज एन हुकूमत से तवक्को है कि मास्टरमाइंड्स की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? हुकूमत ने क्या किया है इस सिलसिले में अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। बिल्कुल देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो लोग 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में मुलविस रहे हैं और जिन्होंने पार्टे किया उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और कानून और इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये वो लोग हैं जिनका अभी ट्रायल कंप्लीट हुआ, जो एक कंडीशनल अप्रूवल के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक इजाज़त थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंडीशनली हम परमिट करते हैं सब्जेक्ट टू आउटकम के यहाँ पे जिन लोगों के ट्रायल्स कंप्लीट हैं उनके ट्रायल्स जो हैं उनकी सज़ाएँ या उनकी रिहाई जो भी उसका कंक्लूजन है वो आप सुना दें। और इसी तरह 25 लोगों की और फिर आज 60 लोगों की कल जो हुई, तो ये खुशाइन बात है कि ये वो लोग हैं जो 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में मुलविस थे। इसी तरह दीगर जो ATC के केसेस हैं वो भी बड़ी ताख़ीर का शिकार रहे हैं, वो केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसीड होना शुरू हुए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें अब अनअर्थ हो रही हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, आपने मास्टरमाइंड का जिक्र किया, तो बिल्कुल मास्टरमाइंड जो हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए और उनको भी दे शुड फेस द म्यूज़िक एंड दे शुड फेस द लॉ। ये नहीं हो सकता कि जिसने केयरफुली क्यूरेट किया और विद प्रिसिशन क्यूरेट किया इस तमाम तर मामले को, अफसोसनाक जो वाक़या बर्पा किया, 200 से ज़ायद मकामात पे जो फ़ौजी तनसीबात या दीगर जो हमारी हसास इमलाक थी या शोदा के मुजस्मों को मिसमार किया गया, तो उन लोगों को बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए और कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मतलब तो क्या सब एक दूसरे को कहते रहेंगे कि हाँ मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? किसने करनी है? मतलब करना क्या है इसके बारे में? उस तरफ से तकाजा ये कि आप हुकूमत कार्रवाई करेगी। इन एनी केस ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि इसे किसी हद तक तो खुशखबर बात ही कहा जा सकता है विद व्हाट ऑल इज हैपनिंग, कि इन फैसलों के बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद है, लेकिन इस मरकज़ी मुतालबे के साथ मौजूद है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस तरह के मामला तो आपका ऑब्वियसली डिपार्टमेंट है, तो क्या ऐसे कमीशन की गुंजाइश नज़र आ रही है आपको और बनेगा?
देखिए बिल्कुल ये खुशाइन बात है कि दोनों कमेटीज़ जो हैं वो आपस में मिली हैं, एक पहली मुलाकात हुई है। हमने अपनी तरफ से उनको कहा कि आप इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो बानी PTI से मशावरत करें और उस तक रसाई भी हमने फराहम की और हमने कहा कि आप जाएँ, जो असल मामलात हैं, जो असल आपकी मांगे हैं वो ऑन पेपर लेके आएँ और ताकि 2 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें वाज़े तौर पे कौम के सामने, अवाम के सामने और हमारे सामने ये इन राइटिंग चीज़ आनी चाहिए कि असल जो मामलात हैं, जो असल मुतालबात हैं वो हैं क्या। जहाँ तक आपने कमीशन की बात की तो मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत भी तो इन मुज़ाकरात में आगे पेशरफ्त कर रही है और आगे बढ़ रही है, बावजूद इसके कि सिविल नाफरमानी की कॉल अभी तक वापस नहीं ली गई। सिविल नाफरमानी की कॉल इफ़ एनीथिंग उसको रीइटरेट किया गया है और कहा गया है कि सिविल नाफरमानी या जो बाहर से तरसीलात आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहा गया कि आप बिल्कुल मत भेजें। तो हुकूमत भी तो मुज़ाकरात कर रही है इस तमाम तर मामले के साथ और आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम की खातिर कर रहे हैं, ना कि अपनी सियासत के लिए या अपनी हुकूमत के लिए। जहाँ तक कमीशन की आपने बात की, मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि ये फ़ेडरल हुकूमत का या फ़ेडरल गवर्नमेंट का इस्तेकाक है कमीशन फॉर्म करना आइन और कानून के मुताबिक। अगर वो कमेटी मेंबरान को कन्विंस कर सकते हैं और या उन्होंने कन्विंस कर लिया तो फिर बिल्कुल कमीशन के ऊपर भी बात हो सकती है और कमीशन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये कहना कि 9 मई का कमीशन बना दें या 26 नवंबर का कमीशन बना दें, तो मैं ये आपको बात ज़रूर बताऊं कि वैसे तो फिल वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है कमीशन बनाने की, जहाँ इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है इन द शेप ऑफ एमेचर वीडियोज़ और उसके साथ साथ CCTV वीडियोज़ जिनके अपने लोगों की हैं, दोनों इवेंट्स के हवालों से 26 नवंबर भी और 9 मई भी। लेकिन फिर भी ये शौक पूरा करना चाहते हैं कमीशन का, तो उस पर बात हो सकती है। कोई बात रूल आउट नहीं की इस कमेटी ने, लेकिन इनको कन्विंस करना पड़ेगा कमेटी के मेंबरान को कि ये क्यों बनाया जाए और ये क्यों ज़रूरी है। विद एविडेंस इनको बताना पड़ेगा और कन्विंस करना पड़ेगा कि ये कमीशन की जो फॉर्मेशन है ये क्यों चाह रहे हैं। अच्छा, यानी आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये कमीशन क्यों चाहिए। आप कह रहे हैं इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है, ज़ाहिर है फुटेजेस वगैरह तो बहुत सारी हैं, जो CCTV फुटेजेस का तकाजा किया जाता था वो भी मौजूद हैं। अब ये बताइएगा, एक तरफ सज़ाएँ हो रही हैं, दूसरी तरफ ये है, फिर ये एक्चुअल सवाल जहन में उभरता है कि आप लोगों के पास मुज़ाकरात में ऑफ़र करने के लिए क्या है, मतलब आप क्या ही दे सकते हैं। अब रिलीफ की बात है या रिलीज़ करने की बात है तो वो तो अदालतों से होना है मामला। तो इब्तदाई मौके पर ही ऐसा नहीं लगता कि गुफ्तगू बंद गली में आ गई हो? देखिए, मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात में कभी कोई बंद गली या कोई मामला इस तरह का होगा। उसकी वजह यह है कि बंद गली अगर हुई तो बंद गली की तरफ सिर्फ और सिर्फ PTI वाले ख़ुद अपने आप को धकेल रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज़ मकाम पे ना पहुँचें। उसकी वजह यह है कि जिस तरह इन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी, ये मुज़ाकरात का जो अमल होता है ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को आप टाइम सेंट्रिक या टाइम फ्रेम में तो कह सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता या उसके कोई मुस्बत नताइज नहीं निकलते। अब यहाँ पे आपने खुद ही देखा कि 22 की 23 या 24 तारीख थी जब ये मुज़ाकरात कमेटी पहली दफ़ा इनकी मुलाकात हुई, जिसमें कुछ मेंबर तो मौजूद नहीं थे PTI की तरफ से। अब यहाँ पे आगे जो तारीख आई, जो अगली मुलाकात की तारीख है वो 2 तारीख है। अब 2 तारीख को एक हफ्ते का गैप तो ऑलमोस्ट जो है वो है। अब 2 तारीख को जब अपनी रिटन चार्टर ऑफ डिमांड्स प्रेजेंट करेंगे कमेटी के सामने उनकी कमेटी, तो बिल्कुल उसको देखा जाएगा। लेकिन ये कहना कि 31 तारीख तक इस तमाम तर मामले को निपटा दिया जाएगा या कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है और ये मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और ये एक पूरा प्रोसेस जब आगे चलता है तो इसमें इसके ऊपर टाइम की कदगन लगा देना या टाइम की पाबंदी लगा देना ये कोई अच्छी मुस्बत बात नहीं है। क्योंकि मुज़ाकरात हों तो फिर ऑल इनकम्पेंसिंग हों, मुज़ाकरात हों तो फिर वो ओवरऑल तमाम तर इशूज़ के ऊपर हों। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। आप कह रहे हैं टाइम की कदगन नहीं लगनी, मतलब टाइम खुला होना चाहिए और इसमें कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए कि जी आपके पास 4 दिन है या फिर एंड ऑफ दिस ईयर है या व्हाटएवर। तो मेरा ख्याल है कि टाइम तो PTI भी चाहेगी कि खुला हो, क्योंकि जब नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी जिससे उनको बहुत उम्मीदें हैं, वो चाहेंगे नहीं, वो चाहेंगे कि वो आएँ और उससे पहले शायद हाँ, बट ये डिमांड / रिक्वेस्ट उन्हीं की साइड से आई है कि इसको एक टाइम बाउंड किया जाए। तो ये उन्हीं की तरफ से they would realize later कि अब ट्रंप साहब आएंगे, नया प्रेशर डालेंगे, तो they would be in a position to gain. Abdullah is actually giving ideas and suggestions कि आप इसको टाइम बाउंड ना करें क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब
Anyway, let's see. अच्छा जी, अब लगता है कि कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि कुछ नई कानून साजी होगी और बात जो है वो सिर्फ IMF और आलमी मालियाती इदारों की प्रेशर की नहीं है। टैक्स रेवेन्यू में इजाफा पाकिस्तानी मईशत की अपनी ज़रूरत भी है और यही टारगेट बताते हुए वज़ारत ख़जाना नई कानून साजियों की तरफ जा रही है और नताइज क्या होंगे इस पर बहुत से सवाल आता है एक्चुअली। कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। टैक्स ऑर्डिनेंसेस और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने, नॉन फाइलर्स पर बैंक अकाउंट्स खोलने, गाड़ी और शेयर्स की खरीदारी, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने की शकें मंजूर कर ली गई हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कल वजारत ख़जाना और FPR की टीमों ने एक तफसीली मीडिया ब्रीफिंग भी दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अगले 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% तक ले जाना चाहते हैं, 13.5% तक ले जाना चाहते हैं। सूबे भी टैक्स टू GDP में 3% इजाफा करें। उन्होंने इंकशाफ किया कि टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, एतराफ़ किया कि अभी उतनी नहीं बढ़ी। Compared to last year, actually increase है of the tax revenues compared to last year. Compared to the target हम we are behind. So आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। ये जो सारे मेजर्स हम ले रहे हैं, जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं पार्लियामेंट में, not in terms of the what and why, but the how part of it. As far as I'm concerned, we are showing extreme good faith under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif. अच्छा जी, ये आपने सुन लिया और इस ब्रीफिंग में नज़र आया कि हुकाम का टारगेट अब आमदन कम बताने वाले या अंडर फाइलर हजरात हैं और ख़ास तौर पर वो जिनकी कमाई ठीक ठाक है। भाई हम तो कब से यही कह रहे थे कि उस तरफ में मुड़ के देखें। चेयरमैन FPR अरशद लंगड़ियाल ने वजाहत की कि टॉप 5% अंडर फाइलर्स के पीछे जाने की वजूहत क्या है। अब्दुल्ला, मैं भी तो यही बात बता रही हूँ। अब सुन लें। पैसे आपके हैं ही 5% के पास, और 5% वही हैं जो गाड़ियां भी खरीदते हैं, प्लाट भी खरीदते हैं, वही एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की है। बाकी ये जो 95% हमने तो इन्हें कहा है कि 800 सीसी तक गाड़ी खरीदें तो फाइलर होना जरूरी नहीं है। हमने ये भी कहा कि मोटरसाइकिल लेना है तो फाइलर होना जरूरी नहीं है, आसान अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, चेयरमैन FPR बाय द वे राशिद लंगड़ियाल है, नॉट अरशद, जैसे कि मैंने कहा है और आपने मुझे नहीं करेक्ट किया, बट एनीवे आपने मुझे करेक्ट करने का मौका क्योंकि आप जो मैं बातें बता रही हूँ आप भी वही बताते चले जा रहे हैं, मुझे बताने दो ना आगे। अच्छा जी, मुबस्सिर कहते हैं कि हुकूमत की मंतक तो ठीक है, लेकिन ना तो नॉन फाइलर्स के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नज़र आती है, ना कोई ख़ास ज़रब लगे, ना ही रिटेल सेक्टर हो, होलसेल सेक्टर हो, रियल स्टेट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ना ही अब तक उन पर कोई ऐसा हाथ डाला गया है जिससे लगे कि हाँ जी बड़ी रिफॉर्म हो गई है। और ये वो सेक्टर्स हैं जिनका हम पॉइंट आउट भी करते रहे, इनफैक्ट हमारे बड़े एक्सपर्ट्स भी आते हैं तो वो भी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। आपको पता ही है 2-4 माह में पता चल जाएगा कि हुकूमत की टेक्निक ठीक है या आइंदा भी मुल्क में टैक्सेस का बोझ तनख्वाहदार और कॉर्पोरेट्स ही उठाएंगे या इंडस्ट्रीज़ ही उठाएंगे। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, आपसे हम बात करेंगे कि टैक्स रिकवरी मौसर बनाने के लिए वज़ारत ख़जाना ने कई तजावीज़ पर मुश्तमिल एक तरमीम बनाई है और इसकी मंजूरी का अमल भी शुरू हो चुका है। तो बुनियादी मकसद क्या आपको नज़र आ रहा है और स्पेशली क्या टारगेट रखे गए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, आपको पता है मकसद तो यही है कि जो नॉन फाइलर्स हैं और अंडर फाइलर्स हैं और एलिजिबल हैं बेसिकली वो टैक्स नहीं देते, टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं या तो टैक्स फाइल ही नहीं करते, और वो सारी मुराद जो एक इकॉनमी में मिलती हैं एक आम आदमी को या एक उस शख्स को जो कि इंजॉय कर सकता है, वो ट्रैवल कर सकता है, वो होटलिंग कर सकता है, वो क्रेडिट कार्ड रख सकता है, बैंक अकाउंट रख सकता है और वो गाड़ी ले सकता है, प्रॉपर्टीज ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट वो टैक्स फाइल नहीं कर रहा और या टैक्स दे भी नहीं रहा। तो ये दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली। देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा फ़र्क कि एक तो टैक्स फाइलिंग है वो सबके लिए ज़रूरी है, वो सब पे लागू होती है, चाहे कोई भी है वो एलिजिबल है या नहीं है, ये तो नेसेसिटी हो गई। दूसरा है कि टैक्स आप एलिजिबल हैं या नहीं, यानी कि टैक्स नेट में आप टैक्स देते हैं, आपकी इनकम इतनी है कि आप टैक्सेबल हैं, तो ये बेसिकली सफिशेंसी में आता है। एक नेसेसिटी है, एक सफिशेंसी
इनएफिशिएंसी है। तो अब इसमें करना ये है, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने इसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आइडेंटिफाई किया कि हमारा टैक्स टारगेट इस साल का तो अच्छा खासा है, 40% इंक्रीज़ है, बट ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जी कौन टैक्स दे सकता है, वो टैक्स नेट में नहीं है उसे लाया जाए, वो अपने हिस्से का टैक्स दे। तो ये बिल भी यही कह रहा है कि जी अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आप ऑफेंस कर रहे हैं, आप जो है आपको ये मुराद नहीं मिलनी चाहिए या ये आपको सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए इकोनॉमी में जो एक टैक्स पेयर को जो है वो मिलनी चाहिए। देखिए ये फ़र्क हमने क्रिएट करना है। जो नए इक़दाम हैं इनमें एक टर्म बार बार इस्तेमाल की जा रही है अंडर फाइलर्स की। अब तासुर ये है कि अभी मरकज़ी टारगेट नॉन फाइलर्स नहीं है, अंडर फाइलर्स हैं। अब इस वक्त कम आमदन जाहिर करने वाले टैक्स चोर मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन पर क्या सख्तियां आने वाली हैं, ये आप हमें बता सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं 7.1 ट्रिलियन का टैक्स का पोटेंशियल है। 7.1 ट्रिलियन 7,100 का जो है वो 7,100 अरब रुपए का जो है वो टैक्स का आपका जो है वो पोटेंशियल है। इसके अंदर सेल्स टैक्स है तकरीबन 4 ट्रिलियन के करीब सेल्स टैक्स का पोटेंशियल है। 2 से सवा 2 ट्रिलियन के करीब जो है वो इनकम टैक्स का जो है वो पोटेंशियल है और इसके अलावा फिर ड्यूटीज़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में 7.1 ट्रिलियन में अगर मैं आपको थोड़े से और नंबर्स दूँ तो जो FBI ने आइडेंटिफाई किए हैं नॉन फाइलर्स वो तकरीबन 4.9 मिलियन है, यानी कि आप 50 लाख के करीब समझ लें। इसके अंदर जो पहला हिस्सा है, अब मैं इसका बताता हूँ कि जो 4.9 मिलियन है जो इनके पास बैंक प्रॉफिट्स भी आते हैं, विड्रॉल्स भी करते हैं, ये डिपॉजिट्स भी रखते हैं, प्रॉपर्टी ऑनरशिप भी है इनके पास, व्हीकल की ऑनरशिप भी है, टेलको स्पेंड भी करते हैं, उसके अलावा और बहुत सारी सहूलियात भी अवेल करते हैं। बट ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, ये आइडेंटिफाई किए गए। नादरा के साथ FBR ने कोलैबोरेट किया। वो हमेशा एक बात होती आई थी ना कि जी नादरा का डेटा है, सब कुछ है, बेस्ट सिस्टम है दुनिया का, तो क्यों नहीं यूज़ करते? अब वो यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊं जो पहला बैच है वो 1 लाख तकरीबन 90,000 इंडिविजुअल्स का है जो कि एक्चुअली फिल्टर किए गए हाईएस्ट वैल्यू नॉन फाइलर्स हैं, जिनके पास मैं आपको थोड़ा सा और नंबर्स देता हूँ जो कि रफली जो है पूरे साल का अगर आप देखें बैंक प्रॉफिट ये कम से कम कमाते हैं 13 लाख रुपए पर मंथ बनता है, 1,10,000 के करीब तकरीबन। 3 गाड़ियाँ ऑन करते हैं कम से कम, 2 प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं कम से कम, और इसके अलावा जो है 3.5 मिलियन पर एनम ये विड्रॉ भी करते हैं बैंक से और डिपॉजिट करवाते हैं तकरीबन कोई 28 मिलियन के करीब, तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए के करीब बैंक अकाउंट्स में, और एक क्रेडिट कार्ड कम से कम ओन करते हैं। तो ये देखिए कितना एग्जैक्ट डेटा निकाला गया है। 1,90,000 तकरीबन 1,86,000 टू बी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं और इसके ये 5% बनते हैं तकरीबन। तो 4.9 मिलियन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें से पहला बैच निकाला है। इनको अब जो है वो इनसे कनेक्ट किया गया। इनमें से काफ़ी लोगों ने जो है वो तकरीबन 35,000 प्लस लोगों ने जो है वो फाइल करना शुरू कर भी दिया है। उसके अलावा भी और हो रही है फाइलिंग। एक अच्छा खुर्रम शहजाद ब्रेकअप बड़ा प्रिसाइसली आपने बता दिया। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तानी मईशत को टैक्स की और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन की बड़ी ज़रूरत है और इसीलिए ऑब्वियसली ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि रिटेल सेक्टर जो है उस पर हाथ नरम ही नज़र आता है। क्यों होता है ये? इतनी हम बातें कर लेते हैं, आइडेंटिफाई हुई होती हैं चीज़ें कि कहाँ कहाँ आपको सब कुछ छोड़ दें, इन पे अपनी कंसंट्रेशन दें, लेकिन नहीं होता। और दरमियाने दर्जे के दुकानदारों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े दुकानदारों और कितनी बार हम ये बात कर चुके हैं। इट सीम्स लाइक वी कीप रिपीटिंग आवरसेल्व्स। सियासी मजबूरियाँ अपनी जगह, क्या ये तस्लीम कर लेना पड़ेगा कि इस सेक्टर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? नहीं, मेरे ख्याल में इम्प्रेशन ठीक नहीं है। और अभी रिसेंटली जो है आपको पता है ना, ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं जिनकी हम बात करते आए हैं, और इसमें जो है प्रॉपर्टी लैंड का एक सेक्टर है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें रिटेल होलसेल एंड ट्रेड का सेक्टर है। तो ये 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम रहा है, 1-2% भी नहीं रहा हार्डली जो इकॉनमी में। रफली जो है इनका कंट्रीब्यूशन 45% से ज़्यादा रहा है इकॉनमी में। तो 98% जो है वो बेसिकली जो हैं वो दूसरे सेक्टर टैक्स देते हैं और ये सिर्फ 2% देते। तो इनका हम ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए मैं खुद पार्ट रहा हूँ रिसेंटली उन मीटिंग्स का, खासकर ये रिटेल की अगर बात करें तो अच्छी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कुछ कंसेंसस बिल्ड हो रहे हैं और कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी आ रही हैं जो कि वर्केबल हैं। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और इनफैक्ट महीनों में, हफ्तों में देखेंगे आप कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्टर्स के साथ किस तरह से एमिकेबली सॉल्यूशंस डेवलप हो रहे हैं और उसका आपको रिजल्ट नजर आएगा। चलिए लेट्स सी कब रिजल्ट आता है। और हम ये छोटे दुकानदारों से मुराद दुकान का हजम नहीं है, मतलब एम्प्रेस मार्केट, जोड़िया बाज़ार, शाह आलम मार्केट लाहौर, फैसलाबाद के तंग गलियों में बाजार, मतलब ये दुकान तो होगी 10 बाय 10 की, लेकिन कारोबार होगा अरबों का। और मतलब बड़ी अच्छी बात है कि है अगर आप इतना दूर दराज, अगर आप DHA टाइप पीपल हैं
तो आप गिजरी चले जाएं, गिजरी पे छोटी छोटी दुकानें जो आपको सामने नज़र आ रही थी, वो प्लीज़ उसको गलती से कोई छोटा बिजनेस ना समझिएगा, मतलब दे आर रोलिंग इन मनी। वो छोटी छोटी गिजरी की मेन रोड पे दुकानें हैं। सो जस्ट बाय द हुजम ऑफ इट तो ना समझें कि ये तो छोटी सी दुकान है तो इसका तो इतना नहीं होगा और बड़ा हाथ डालें, यही बड़े हैं। जस्ट सेइंग दैट। अच्छा जी, एक हो जाए, एक भाई एक ट्रिब्यूट देना है और मदद करेंगे ट्रिब्यूट देने में। आज 19वीं सदी के एक ऐसे शायर का यौम पैदाइश है, 227वां यौम पैदाइश है, जो आज भी रेलेवेंट है। उनकी शायरी लोग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि मतलब अभी ये 5-10 साल पहले, कल परसों किसी ने लिखी हो सकती है। नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जी। आपको पता है ना, ज़िला कुरम में टल पारा चनार मरकज़ी शाहरा को बंद हुए 79 दिन गुजर गए हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पे इस सिलसिले में एहतजाजी धरने शुरू किए गए हैं। कराची में ट्रैफिक की रवानी की आज तो चलें लोकल हॉलीडे है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उनकी बरसी के सिलसिले में, लेकिन अदरवाइज़ कल से ऑनवर्ड क्या सूरत हाल बनेगी। आज भी जिन लोगों ने ज़रूरी काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकलना है वो क्या करें। रात को भी लोगों को परेशानी थी, बड़े घंटों लोग एक्चुअली फंसे रहे, तो इट वाज ये आप देखें आपको कुछ दिखा भी रहे हैं कल रात के मनाज़िर। पीपल वर नॉट रियली अवेयर ऑफ इट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, परेशान थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो एक सवाल ये है कि इन धरनों से, एहतजाजों से यहाँ पे कराची में किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहरहाल एहतजाज करना, धरना कर देना। देखिए, एहतजाजों को भी एक कैटेगरी में ना डालें। कभी कभार जब नई सुनवाई हो रही हो तो फिर एहतजाज करने पड़ते हैं और मगर ट्रैफिक की रवानी की क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे। ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, शहर में किस किस मकाम को बंद किया गया है? देखिए बिल्कुल अब्दुल्ला, शहर में जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पे इस वक्त एहतजाजी धरना दिया गया है। तकरीबन 6 मकामात शहर में ऐसे हैं जिनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एम जिना रोड के करीब वाक़े नुमाइश पे। यहाँ से भी सड़क को बंद किया गया है। इस तरह से हम अगर आगे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ नाज़ाबाद में वाक़े 5 स्टार चौरंगी को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, वहाँ पर भी एहतजाजी धरना जारी है। दूसरी जानिब अगर हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे गुलिस्तान जौहर में जो यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ से मेट्रो से पनामा शॉपिंग मॉल की जानिब, जो यहाँ पे सफारी पार्क था उससे थोड़ा आगे के बाद में पनामा शॉपिंग मॉल तक जो जौहर की जानिब रास्ता जाता है उसको जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इसके अलावा अगर हम शार फैसल की बात करें तो ड्रिग रोड के मकाम से नाता खान पुल से आगे मलीर की जानिब और मलीर से आगे की जानिब 2 मकामात पे इस वक्त जो है एहतजाजी धरना जारी है। जबकि आप जब कहते हैं अबुल हसन अस्फहानी रोड पर आबिद निशान जी, जब आप एहतजाजी धरना कह रहे हैं तो क्या सड़क के ऊपर ही धरना है? सड़क की साइड पे कोई कैंप लगाया हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो है, या ट्रैफिक मूव ही नहीं हो रही कि सड़कें ही बंद हुई हैं? थोड़ा सा ये ज़रा एक्सप्लेन करें। देखें, जो मुजाहिरीन की जानिब से जो मुजाहिरीन बैठ रहे हैं वो सड़क के किनारे एक टेंट लगाया हुआ है, एक पंडाल जिसे कहते हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तमाम जो मेन शाहराएँ हैं वहाँ पे कारकुनान की मौजूदगी है, जबकि सड़कों को गाड़ियाँ लगा के, टैंकर्स लगा के जो है बंद किया गया है। और वहाँ पे उसी मकाम से उसे थोड़े पहले से जो सड़क जहाँ पर बंद की गई है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दी गई है, जो कि मुतबादिल रास्ता फराहम कर रही है। शहर के जो तकरीबन 6 मकामात हैं वहाँ पर इस तरीके से इस वक्त धरना जारी है। मैं आज बता चलूँ कि आपसे कुछ देर कबल भी एक जो एक प्रेस रिलीज़ आई थी उसके अंदर कहा गया था कि नमाज ज़ोहरैन के बाद ये एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि जिन मकामात पे इस वक्त जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज है या जहाँ पे धरना दिया गया है वहाँ पे बड़ी तादाद में मुजाहिरीन पहुँचेंगे और वहाँ पर एहतजाज भी करेंगे। अच्छा, शार फैसल का आपने ड्रिग रोड का मकाम बताया था। शार फैसल, अगर हम यहाँ शाहीन कॉम्प्लेक्स से शुरू हों और सीधा जाना चाहें तो एज सच ऑन शार फैसल किसी ने एयरपोर्ट जाना है तो कोई बीच में रुकावट, कोई बंदिश है? जी देखिए, बिल्कुल अगर यहाँ से जो शारा फैसल से शाहीन कॉम्प्लेक्स की जानिब से या वारी टावर्स की जानिब से कोई एयरपोर्ट की जानिब जाना चाहे तो नाता खान पुल क्रॉस करने के बाद में एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त जारी है, जिसके बाद में आगे जाने की इजाज़त नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मकाम से राशिद मिन्हास रोड से डाइवर्जन फराहम की गई है। जिसको एयरपोर्ट जाना है वो राशिद मिन्हास रोड से होता हुआ राशिद मिन्हास रोड की जानिब से वो डाइवर्जन ले सकता है। इसके अलावा नाता खान पुल उतरने के फ़ौरन
फ़ौरन बाद में भी एक डाइवर्जन आता है जहाँ से एयरपोर्ट की जानिब जाने का रास्ता इस वक्त खुला हुआ है। उस रास्ते से जो है एयरपोर्ट पहुँचा जा सकता है। दूसरी जानिब अगर किसी को सोहराब कोट की जानिब जाना है तो उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट साउथ से जा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि लियारी एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार करें जो कि डायरेक्ट सोहराब कोट की जानिब। नहीं तो लियारी एक्सप्रेस वे वो कहाँ कारसाज की तरफ से चढ़ें या फिर ये यहाँ पे माईकोलाची की तरफ से चढ़ें? फिर देखिए माईकोलाची रोड, कारसाज, गार्डन, ये तीनों मकामात जो लियारी एक्सप्रेस वे के एंट्रेंसेस हैं, ये तीनों की तीनों मकामात खुले हुए हैं। यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा जारी नहीं है क्योंकि गार्डन से कुछ थोड़ा आगे ही नुमाइश हो रही है, वहाँ पर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जारी है। दूसरी जानिब सोहराबकोट जाने के लिए जो टीन हट्टी की जानिब से लियाकताबाद और फेडरल एरिया का रास्ता है वो भी सीधा सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है, तो वो सड़क भी अब शहरियों के लिए इस वक्त खुली हुई है। वहाँ पर भी कोई एहतजाजी मुजाहरा नहीं हो रहा है जिसके लिए वो रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की, क्योंकि आज ट्रैफिक का दबाव रोज़ाना के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है और वक्तन फ़वक्तन जो ही मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज में कोई तब्दीली आती है तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फ़ौरन ऐलान किया जाता है और मुतबादिल रास्तों के हवाले से इजाफी नफरी तैनात। शुक्रिया ज़ीशान, थैंक यू। हमें अपडेट कर रहे थे कि शहर में 6 मकामात पे मजलिस वहदत मुस्लिमीन के धरने हैं। ऑब्वियसली पारा चल रहा है। कल रात को ना कंफ्यूजन थी कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, तो एटलीस्ट आप थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। सूरत हाल है उस पे सभी को तशवीश है और फिर अफवाहें इतनी होती हैं। ऑब्वियसली वी नो दैट यू वॉच अस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो उसको हमने जरा थोड़ा सा क्लियर करना होता है कि एक्चुअली सूरत हाल पर बात करते भी हैं लेकिन बहुत ही दिगरगूं सूरत हाल है। इट इज़ वेरी अलार्मिंग। मतलब दर्जनों बच्चों की अम्मात की तस्दीक हो रही है इंतजामिया की तरफ से क्योंकि दवाई नहीं है, सहूलत नहीं है, और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि अदरवाइज आप वहाँ से निकल नहीं सकते, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। इट इज़ अ कंसर्निंग सिचुएशन। अभी हम आगे बढ़ेंगे और मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत से ऐसे सवाल उठते हैं क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जब बात होती है ना, ये टर्म जब सामने आता है तो आमतौर पर इसे एटम बम टाइप चीज़ें और मोहलक हथियारों से जोड़ा जाता है कि और क्या चीज़ होगी न्यूक्लियर, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ ये काम नहीं है। दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कई ऐसे काम लिए जा रहे हैं जो इंसानियत की बेहतरी में ही शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तान में भी जहां एक तरफ एटमी पावर प्लांट मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में अपना हिस्सा डाल रहा है, वहीं न्यूक्लियर मेडिसिन का शोबा भी बड़ी ख़तरनाक बीमारियों के इलाज में मावन बन रहा है। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 19 अस्पताल कैंसर और दीगर अमराज के इलाज के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जानें बचाई जा रही हैं इधर। और कमीशन के मुताबिक ये सिलसिला मज़ीद अस्पतालों तक फैलाया जाएगा। एक तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अपने अस्पताल हैं या दीगर जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जहां मुख्तलिफ अस्पतालों में चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों शोबा न्यूक्लियर मेडिसिन आपने देखा होगा। अक्सर आप सोचते होंगे कि शोबा न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के शोबा न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शाजिया फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया, कीमती वक्त है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ज़ाहिर है एक तो आम ज़ुबान है ना, एटॉमिक एनर्जी से हमारे पावर प्लांट्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर मेडिसिन का बोर्ड हमने अस्पतालों में लगा हुआ देखा है। किस तरह से ये एनर्जी कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो रही है सालों से? अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जो एटॉमिक एनर्जी का आपने बहुत ही एक्सटेंसिव तारुफ कराया कि वो किन किन शोबों में इस्तेमाल हो रही है। न्यूक्लियर मेडिसिन बेसिकली रेडिएशन या रेडियो आइसोटोप और रेडियो फार्मास्यूटिकल को इस्तेमाल करके और मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस करने का नाम है। रेडियोलॉजी में हम रेडिएशन मशीनों से निकलती है जो वो जिससे तशख़ीस होती है। न्यूक्लियर मेडिसिन में हम आइदर इंजेक्शन लगाते हैं रेडियो आइसोटोप्स का और उससे मुख्तलिफ बीमारियों की और ख़ास तौर पे कैंसर की तशख़ीस की जाती है। लेकिन हमारे जो एटॉमिक एनर्जी के 19 अस्पताल या कैंसर से रिलेटेड जितने भी अस्पताल हैं उनमें ना सिर्फ न्यूक्लियर मेडिसिन रेडिएशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो रही है बल्कि रेडियोथेरेपी एक शोबा ऐसा होता है जिसमें रेडिएशन के ज़रिए कैंसर का इलाज भी किया जाता है।
तो ये बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजी। डॉक्टर शाजिया, तो जहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह ना हो जिन मुल्कों में, चले हम तो वी आर ब्लेस्ड दैट वे कि हमें तो बेस्ट ऑफ इट ऑल मिल रहा है, जहाँ नहीं होता तो उधर क्या किया जाता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, किस तरह? मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी और रेडियोलॉजी, इनकी अपनी हमारे आपने देखी होंगी मशीन्स होती हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे रेडियोथेरेपी में लीनियर एक्सेलरेटर के नाम से एक मशीन होती है जो कि हमारे एटॉमिक एनर्जी के सारे हॉस्पिटल्स में मौजूद है और उससे हम शुआओं के ज़रिए कैंसर का इलाज करते हैं। इसी तरह जो है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए जो रेडियो आइसोटोप यूज़ होते हैं या रेडियो फार्मास्यूटिकल या दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं, वो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो एक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का इदारा है उसमें बनती हैं और वो पूरे मुल्क में ना सिर्फ एटॉमिक एनर्जी के 19 अस्पतालों में सप्लाई हो रही हैं बल्कि और भी जो और गवर्नमेंट के न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी के सेटअप हैं और प्राइवेट में हैं उन सबको सप्लाई होती हैं और उसके ज़रिए हम तशखीस करते हैं। तो जिन मुल्कों में ये सहूलत उनके अपने पास मौजूद नहीं होती, ज़ाहिर है कि उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि ज़ाहिर है आप लोगों की तरफ जहाँ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जो चीज़ें बनती हैं जो कैंसर के इलाज में मददगार हैं वो आपके अपने अस्पतालों में तो हैं ही, सरकारी अस्पतालों में भी हैं, निजी अस्पतालों में भी इस्तेमाल होती हैं, तो बड़ा एक्सटेंसिव काम है। अब आपसे जानना चाहते हैं, कैंसर का इलाज बड़ा महंगा होता है, मतलब किसी भी इंसान की कमर टूट जाती है कैंसर का इलाज कराते कराते। जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अस्पताल हैं, 19 अस्पतालों का जिक्र किया, यहाँ पे किस तरह से इलाज मुमकिन बनाया जाता है लोगों का? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। हमारे हॉस्पिटल्स में कैंसर का इलाज जो है बेसिक 3-4 तरीके होते हैं कैंसर के इलाज के। एक तो सबसे पहला सर्जरी है, फिर उसके बाद आप जो है दवाइयों से इलाज है जिसको कीमोथेरेपी कहा जाता है, रेडिएशन से इलाज जिसको रेडियोथेरेपी कहा जाता है, और कुछ ऐसे जो टारगेटेड थेरेपीज़ होती हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ होती हैं, ये कैंसर के मुख्तलिफ इलाजों में इलाज के लिए ये चीज़ें, मशीनें और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हमारे जो 19 कैंसर हॉस्पिटल हैं और जो हमारा 20वां जो हमारा आज़ाद कश्मीर में खुलेगा, उन सब में सारी बेसिक जितनी भी मशीन फॉर डायग्नोसिस और वो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्डिंग नहीं है, क्योंकि कैंसर का इलाज आपको भी पता है कि महंगा है, तो उसके लिए हमारे पास हमारी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं जो पेशेंट को सपोर्ट करती हैं। हमारे कैंसर हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट बिकॉज ऑफ स्टेज या अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कभी भी उसको वापस नहीं भेजा जाता कि हम इलाज नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और जिस तरह हमने कहा क्योंकि ये इलाज इटसेल्फ इतना महंगा है, क्योंकि अगर कोई अस्पताल आपको वापस मोड़ देता है ना तो आप आधे तो वहीं मर जाते हैं। आप वहीं मर जाते हैं कि मेरा तो इलाज नहीं कर रहा है। एंड आई नो सो मेनी केसेस जिन्हें पाकिस्तान के कुछ नामवर अस्पतालों में वापस भेज दिया गया और उनका इलाज कहीं और हुआ और वो ठीक हो गए। बहुत से लोगों को गाइड भी करना पड़ता है एक्चुअली वेयर टू गो टू। डॉक्टर शाजिया, ये भी बताएं कि ओवर द इयर्स इस सारी टेक्नोलॉजी में भी कितनी एडवांसमेंट हुई है? बिकॉज पहले, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि किसी को कैंसर होता था तो वो एक डेथ सेंटेंस हो जाती थी कि भाई इससे अब वापस नहीं आप मुड़ के आ सकते, और फिर उसका इलाज महंगा, पेनफुल इलाज होना, बहुत से उसके एवेन्यूज थे। अब बेहतरी आ गई है दैट वे इलाज क्या बेहतर हो सकता है, कम तकलीफ थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हम एडवांसमेंट्स किए हैं हमने। जी, ये जो सबसे आई थिंक कि सबसे ज़्यादा रिसर्च भी कैंसर के शोबे में ही होती है। ना सिर्फ डायग्नोसिस में ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो सिंपल हम 2 डायमेंशनल चीज़ें देखा करते थे, वो 3 डायमेंशनल इमेजेस हैं। आपने पेट स्कैन का नाम सुना होगा, मॉलिक्यूलर इमेजिंग होती है जो कि आप कैंसर के छोटे से छोटे सेल्स पे भी जहाँ पे डिपॉजिट होंगे उनको भी देख सकते हैं। तो एक तो डायग्नोसिस में बहुत एडवांसमेंट आई है। ट्रीटमेंट वाइज जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स जो हैं और एडवांस मशीन्स जो हैं वो आ गई हैं। जैसे पहले रेडियोथेरेपी या रेडिएशन 2 डायमेंशंस में लगाई जाती थी, अब ना सिर्फ लीनियर एक्सेलरेटर और नई जो IMRT, SPRS और इस तरह की जो टेक्निक आई हैं वो इस तरह की हैं कि आप सिर्फ टारगेट करते हैं कैंसर को और उसके इर्द गिर्द के सारे टिश्यू को बचा लेते हैं। और इसी तरह कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ऐसी
जो है इंट्रोड्यूस हुई हैं जो कि स्पेसिफिक टू सर्टन जीन्स या जीन म्यूटेशन को टारगेट करती हैं और उसी का इलाज करती हैं। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जैसे है ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो अगर वो अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1-2 में डायग्नोज हो जाए तो 95% ऑफ द पेशेंट क्योर हो जाते हैं। तो ये डेथ सेंटेंस कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है इसी में रिसर्च की गई है कि किस तरह से कैंसर के इलाज को कम तकलीफ दे बनाया जाए। डॉक्टर शाजिया, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन दैट यू गिव अस। पाकिस्तान ताल्लुकात की बात करेंगे जो हालिया कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका में। और हमें ज्वाइन किया रोजनामा जंग से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक साहब ने। अरशद अजीज़ मलिक साहब, पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी है कि पख्तीका में कलअदम TTP के ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो तालिबान की तरफ से क्या इतलात हैं, वो अपना क्या नुकसान बता रहे हैं, ये ज़रा हमें बताइए। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया, मेरी आला सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई, उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया और वहाँ पे जो क्लेम आ रहा है हमारा यहाँ से कि 71 के करीब ऐसे दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है जिसमें इनके बड़े कमांडर्स भी शामिल हैं। दूसरी जानिब जो तालिबान की हुकूमत है उनका ये दावा है कि तकरीबन कोई 46 के करीब लोग जो हैं वो सिविलियन लोग हैं, वो इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ताम इसकी किसी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। अलबत्ता उनका एक दावा सामने आया है, लेकिन इस दावे को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भी ऑपरेशन किया गया है वो इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बेस पर किया गया है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिविलियन आबादी उसके अंदर आई हो। बॉर्डर के पार जाकर कार्रवाई करने तक बात इसीलिए पहुंची क्योंकि अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत ने अपने इलाकों में मौजूद दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। तो क्या अफगान हुकूमत की नीयत का मसला है या उनके लिए कार्रवाई करना मुमकिन ही नहीं है, अहलियत नहीं है, वसाइल नहीं है, क्या मसला है? तालिबान की मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें, अगर मैं ये कहूँ कि उनकी नीयत भी ठीक नहीं है और साथ साथ उनकी कैपेसिटी का भी इशू है। देखिए अभी तक जब से तालिबान आए हैं उन्होंने TTP के साथ कोई इस किस्म का मुआहिदा नहीं किया कि वो लोग पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, बल्कि जब भी पाकिस्तान ने ये मौजू उठाया है उन्होंने यही कहा है कि भाई आप जाने और तालिबान जाने। तो अगर वो अफ़गान सरज़मीन पे हैं और उनको खुली छूट मिली है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करें तो फिर पाकिस्तान को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जहाँ तक कैपेसिटी का ताल्लुक़ है, यकीनन उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी सरहद को देख सकें और वहाँ से लोगों को रोक सकें, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो उसको बिल्ड कर सकते हैं आप। हम पाकिस्तान ने कई दफ़ा उनको ऑफ़र की है कि पाकिस्तान उनकी मदद करना चाहता है, अगर उनको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है तो मेरे ख़्याल में अगर तालिबान की नीयत हो और वो तालिबान जो TTP के लोग हैं उनको रोकना चाहें तो मेरा ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है और वो नहीं चाहते कि वो तालिबान के साथ उलझे, क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि यही तालिबान जो हैं फिर अफ़गान हुकूमत के साथ उलझ पड़ेंगे। तो वो अपने आप को बचाने के चक्कर में उन्होंने उन्हें खुली छूट दी हुई है कि वो पाकिस्तान में जाएं और पाकिस्तान में हमले करें, पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज रखने के चक्कर अपने आप को आप कह रहे हैं महफूज रखने के चक्कर में उन्हें खुली छूट दी हुई है कि तुम उधर बिजी रहो, हमारी तरफ ना। हाँ, तो फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो ना हुई ना, प्रायोरिटी भी नहीं है कि हम उनको रोकें। That's not on. बहुत शुक्रिया अरशद अजीज, बहुत शुक्रिया। अभी आपको पता है ना वो टेस्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जहाँ पे कोहली कंधे मार रहे थे लोगों को। तो या ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन बनाए पहली इनिंग में और इंडिया ने अब तक 120 रन बना लिए हैं, 2 विकेटें गंवा चुका है। कोहली 24 रन पर खेल रहे हैं इस वक्त। सो लेट्स सी कितने रन बनाते हैं और कितने कंधे मारते हैं। और पाकिस्तान का ऑफ कोर्स दूसरा दिन है, टेस्ट 1 बजे मैच शुरू होगा वर्सेस साउथ अफ्रीका। बेस्ट ऑफ लक एंड वील सी यू ऑन मंडे। बाय।